अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइंस एज ए कोलैबोरेटिव फील्ड। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है ताउन, ठीक है। यानी कि किस तरह से कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के लोग, मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो काम करेंगे ताउन के साथ। किस तरह वो ताउन करके एक दूसरे का उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो साइंस की आगे हमने पढ़ा था मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं, जिसमें बेसिक्स हमने पढ़ी थी, मैथ है, बायो है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, फिर इनकी भी आगे सब फील्ड्स होती हैं। तो ये किस तरह से मिल के जो है किसी एक आध प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, उसको हम कहते हैं कोलैबोरेटिव फील्ड। यानी कि किस तरह साइंस जो है वो कोलैबोरेशन के तौर पे काम करती है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड। साइंस एक तावन पर मबनी जो है वो फील्ड है इन विच रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, यानी कि मुख्तलिफ फील्ड से जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वर्क टुगेदर इकट्ठे काम करते हैं टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, यानी कि ऐसे मसले जो बहुत ही पेचीदा हों उनको सॉल्व करने के लिए, उनका हल निकालने के लिए किस तरह से मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले साइंटिस्ट जो हैं वो मिलजुल कर काम करते हैं। इसको हम कहते हैं कि साइंस जो है वो बेसिकली ऐसे कोलैबोरेटिव फील्ड के तौर पे काम करती है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बस इसमें ये डेफिनेशन ही करने वाली है, ठीक है। बाकी आप ये छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट आप ये वाली लाइन कर सकते हैं कि हम जो है इसकी कुछ एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि हम जो सा प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें सपोज अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि कौन कौन सी जो है ना डिसिप्लिन जो है उसमें काम करेंगे, इसका ये मतलब है। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स को वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इसकी एग्जांपल दी हुई है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। अब जीनोम जीन से निकला हुआ लफ्ज़ है, ह्यूमन जो है वो ह्यूमन से है। किस तरह से हम जो है वो ह्यूमन जीनोम पर जो है ना ह्यूमंस के जो जीन को है वो स्टडी करते हैं। ये बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ था 1990 में, 1990 में ये स्टार्ट हुआ था। और ये एंड कब हुआ था? 2003 में, 2003 में ये एंड हुआ था। 13 साल लगे थे इस जो है ना वो प्रोजेक्ट को। अब इस प्रोजेक्ट में उन्होंने किया गया था, इसमें बेसिकली उन्होंने जो हमारा पूरा एंटायर जीनोम है, हमारा पूरे का पूरा जो जीन का सिस्टम है इंसान का, उसके बारे में उन्होंने स्टडी किया था, उसके सीक्वेंस के बारे में स्टडी किया था, उसके मैप के बारे में स्टडी किया था। अब इसका सीक्वेंस में बेसिकली आ जाता है कि आगे इसका सीक्वेंस जो है ना वो नाइट्रोजनस बेसिस पर जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है। अब 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो हमारे पास मौजूद होती हैं, जिसमें हमारे पास एडेनिन आ जाती है, गवानीन आ जाती है, साइटोसिन आ जाती है और थायमीन आ जाती है। अब ये जो एडेनिन है ये हमेशा थायमीन के साथ जो है बॉन्ड बनाती है, और कौन सा बॉन्ड बनाती है? डबल बॉन्ड बनाती है। दूसरा जो गवानीन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगी, वो भी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी, 3 बॉन्ड बनाएगी इसके साथ, ठीक है। ये आपने जीसी यूनिवर्सिटी से याद रख लेना है कि जो गवानीन है वो सी के साथ जो है वो बॉन्ड बना रही है, और कौन सा बॉन्ड बना रही है? ट्रिपल बॉन्ड बना रही है। ये बात आपने याद रख लेनी है। इसी तरह एक जीन में जो है ना इनका सीक्वेंस होता है। सपोज सबसे पहले हमारे पास जो है वो AT रीजन आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो GC रीजन आ जाता है। इस तरह से करके जो है वो हमारे पास रीजन मौजूद होते हैं। इसी तरह आप फिर कर लें T, C, A, G। अब जो T है वो किसके साथ बनाएगा? A के साथ। C जो है वो G के साथ बनाएगा। A फिर से T के साथ, G जो है वो C के साथ बनाएगा, और इनमें जो है वो ट्रिपल बॉन्ड और इसमें जो है वो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक सीक्वेंस बन गया है कि पहले AT रीजन है, फिर GC है, फिर TA रीजन है, यानी कि AT रीजन है, फिर GC रीजन है। ये एक सीक्वेंस है। सपोज कर लें ये किसी एक जीन का सीक्वेंस है, दूसरे जीन को हम जब स्टडी करेंगे तो उसमें कहीं और तरह का सीक्वेंस होगा। तो इस तरह हमने जो है वो हर जितना भी हमारे अंदर जीन्स पाए जा रहे हैं ना, टोटल तकरीबन 50,000 के करीब जो है ना वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जीन मौजूद होते हैं, ठीक है। 50,000 के लगभग जीन्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, और हर एक जीन को हमने अलहदा से स्टडी किया है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें जीन्स में जो मसले आ रहे हैं उनके बारे में पता चलेगा। हमने पहले बात की थी ना कि अगर हमें नॉर्मल जो है वो सीक्वेंस पता होगा फिर ही तो हमें पता चलेगा कि इसमें ख़राबी क्या आ रही है।
तो पहले हमने इसके नॉर्मल सीक्वेंस को पता किया, फिर ही अब हम जो है वो इसकी बेस पर है जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स उनको स्टडी करते हैं। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किन किन फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने काम किया था, किन किन फील्ड से जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स थे वो आए थे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थी। अब मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था ना कि हम इसमें प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड इनको स्टडी कर रहे होते हैं। अब मॉलिक्यूलर में हम जो है वो इन तीनों चीज़ों को स्टडी करते हैं। अब जो जीन्स हैं वो बेसिकली हमारे डीएनए के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है, और जो डीएनए है वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर पड़ा होता है। तो अब ये न्यूक्लिक एसिड आ गया ना, तो मॉलिक्यूल्स में हम क्या देख रहे थे, न्यूक्लिक एसिड को भी देख रहे थे। तो न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है, तो इसलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट का यहाँ पर होना लाजमी था। नेक्स्ट आ जाते हैं जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला भी एक बंदा हमारे पास इसमें मौजूद होना चाहिए था। क्योंकि हम जो है इसमें जीन की स्टडी कर रहे हैं, तो जाहिर बात है जेनेटिक्स वाला बंदा तो इन्वॉल्व होना चाहिए। इन्फॉर्मेटिक्स में भी हमने यही पढ़ा था कि हम जो है इस फील्ड में क्या करते हैं कि कंप्यूटेशनल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करते हैं। तो अब हमारा जो बायोलॉजिकल डाटा है वो बेसिकली हमारे जीन्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, वो हमारे जीन्स के अंदर मौजूद होता है। तो उसको जो है ना एनालाइज करने के लिए हमें जो है ना वो एक इन्फॉर्मेटिक जो फील्ड है वहाँ से भी एक साइंटिस्ट की ज़रूरत थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्यूटर साइंसेस। इसी तरह जो है वो कंप्यूटर साइंस से भी एक बंदा जो है वो लाजमी चाहिए था, एक साइंटिस्ट उधर से भी हमें लाजमी चाहिए था। तो इस तरह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन 4 फील्ड्स के कोलैबोरेशन से एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो इन्होंने तैयार किया था, इसको इन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज रिसर्च, ठीक है। अब क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, आबो हवा, ठीक है, आबो हवा। तो आबो हवा में जो तब्दीली आ रही है उस पर इन्होंने रिसर्च की थी, ठीक है। और अब इसमें कौन कौन सी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो थे वो मौजूद थे। एक थे एटमॉस्फेरिक साइंस, ठीक है। एटमॉस्फेरिक साइंस जो है हमें हमारे आबो हवा के मतलब ही बताती है, हमारे एटमॉस्फेयर के मतलब बताती है कि हमारे मौसम में क्या हो रहा है, मौसम की तब्दीली कैसे हो रही है, आबो हवा में कैसे चेंज आ रहा है, वो सब इसके बारे में बताता है। तो एटमॉस्फेरिक साइंसेस से जो साइंटिस्ट था उसका होना लाजमी था। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी में हमने पढ़ा था कि हम इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं, हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से ह्यूमंस जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ जो है उनका क्या रिलेशनशिप है। तो अब जैसे ही क्लाइमेट में चेंज आएगा तो ज़ाहिर सी बात है इंसानी ज़िंदगी पर भी उसके असरात पड़ेंगे, तो इसलिए इकोलॉजी की फील्ड से भी एक पर्सन का होना लाजमी था इसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अब इकोनॉमिक्स का इस क्लाइमेट चेंज की जो रिसर्च थी इसमें क्या ताल्लुक़ है, इसमें क्या रोल है। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था हम मुआशरत को देखते हैं, हम बिज़नेस को देखते हैं। सपोज़ कि क्लाइमेट चेंज वालों ने जी ख़बर शाया कर दी है कि इस जगह पर जो है ना इतने सालों में जो है ये बंजर हो जाएगी, यहाँ का पानी ख़त्म हो जाएगा। तो अब इकोनॉमिक्स वाले जो है वो क्या कहेंगे, वो अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर हमने यहाँ पर जो अपनी कोई फसल उगाई हुई है तो उसमें तो हमें लॉस हो गया क्योंकि ये ज़मीन आने वाले सालों में बंजर हो जाएगी। तो इस तरह से जो है इकोनॉमिक्स का भी इसमें बड़ा रोल था। नेक्स्ट हमारे पास आती है सोशियोलॉजी, ठीक है। सोशियोलॉजी भी यही होता है कि हमारा सोशल बिहेवियर किस तरह का है एक दूसरे के साथ, तो वो भी हमारे क्लाइमेट चेंज पे जो है वो क्लाइमेट चेंज जो है वो इस पर भी बहुत इफ़ेक्ट डालता है। तो इस तरह इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेस, इन सब फील्ड से जो साइंटिस्ट थे इन्होंने मिलके जो है क्लाइमेट रिसर्च में जो है वो काम किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें एग्जाम्पल है वो है मेडिकल रिसर्च की, ठीक है। यानी कि मेडिकल रिसर्च में जो है ना इसमें भी यही होता है कि मुख्तलिफ जो है ना डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलके काम करते हैं। इसमें आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कैंसर की। तो पहले हम कैंसर को देख लेते हैं, कैंसर होता क्या है।
कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि जीन्स में चेंज आने की वजह से होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, म्यूटेशन आ जाती है, यानी कि चेंजेस आ जाती हैं किसमें, डीएनए में। और डीएनए किधर मौजूद होता है, जीन्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो म्यूटेशन इन डीएनए, या फिर आप कह सकते हैं म्यूटेशन इन जीन्स, जब भी जीन्स में या फिर डीएनए में कोई भी तब्दीली आएगी, कोई भी जो है वो म्यूटेशन होगी, तो कैंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह स्किन के डॉक्टर को हम डर्माटोलॉजिस्ट बोल रहे होते हैं, हार्ट के डॉक्टर को हम कार्डियोलॉजिस्ट बोल रहे होते हैं, इसी तरह जो कैंसर का डॉक्टर होता है उसको हम जो है वो ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस फील्ड में कौन कौन से जो है वो शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले, कौन कौन सी डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो काम करेंगे। सबसे पहले है ऑन्कोलॉजिस्ट, जाहिर सी बात है वो कैंसर का डॉक्टर है, उसका होना तो लाजमी है। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजिस्ट, ठीक है, बायोलॉजिस्ट का होना भी लाजमी है, क्योंकि उसने जो है वो उसने भी तो ह्यूमन के बारे में स्टडी की हुई है। बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, तो ह्यूमन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए बायोलॉजिस्ट का भी होना लाजमी है। फिर आता है बायोकेमिस्ट। अब जब बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर भी आप जो है वो न्यूक्लिक एसिड को लाजमी स्टडी करते हैं, डीएनए को लाजमी स्टडी करते हैं। तो अब डीएनए में ही जो चेंज है वो कैंसर बन रहा है, तो इसलिए बायोकेमिस्ट भी इसमें मौजूद था। फिर हमारे पास आता है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से भी एक जो है वो ताल्लुक़ रखने वाला रिसर्चर जो है वो इसमें मौजूद था। क्योंकि डीएनए में चेंज आ रहा है, जीन्स में चेंज आ रहा है, तो जीन्स से जो मुतल्लिक जीन्स की फील्ड से मुतल्लिक जो भी हमारे पास रिसर्चर होगा उसका होना लाजमी था। नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्माकोलॉजिस्ट। अब फार्माकोलॉजिस्ट हमने कहा था, फार्माकोलॉजी को हमने फार्मेसी से याद रखना है। फार्मेसी में हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेने जाते हैं, तो फार्माकोलॉजिस्ट, जाहिर सी बात है, अब कैंसर एक बीमारी है तो उसका इलाज भी तो ढूंढना था ना, तो उसका इलाज जो है वो फार्माकोलॉजिस्ट ने ढूंढना था, उसकी मेडिसिन तो फार्माकोलॉजिस्ट ने बनानी थी, तो इसलिए फार्माकोलॉजिस्ट का होना भी लाजमी था। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैटिस्टिशियन। अब इसका होना भी लाजमी था, इसने बेसिकली बताना था कि हाँ भाई कितना जो है वो आप जीन्स में किस % तक जो है वो चेंज आया है, और कितना ये जो है वो ह्यूमन जो है जिस बंदे को कैंसर हुआ है उसको किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, उसकी कितनी बॉडी को उसने इफ़ेक्ट किया है, या फिर आने वाले दिनों में कितनी उसकी बॉडी जो है वो कैंसर से डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह कैंसर में ऑन्कोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिक्स और फार्माकोलॉजिस्ट और स्टैटिस्टिशियन जो है वो मिल के जो है इन्होंने मेडिकल रिसर्च में काम किया। किस मेडिकल रिसर्च में, कैंसर की जो मेडिकल रिसर्च चल रही थी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है रोबोटिक्स का एंड एआई। एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मसनूई ज़हानत। अब इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सी फील्ड ने काम किया, कंप्यूटर साइंसेस ने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इंजीनियरिंग। अब रोबोट्स क्या होते हैं, मशीनें होती हैं, तो मशीनों को बनाने के लिए इंजीनियर जो है वो लाजमी चाहिए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मैथ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी इसमें मौजूद होंगे, न्यूरो साइंस वाले लोग मौजूद होंगे, ठीक है। अब न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन। अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कहाँ पे होती है, कहते हैं ना कि अकल कहाँ पर होती है, जहन में होती है, दिमाग में होती है, तो न्यूरो साइंस से ताल्लुक़ रखने वाला जो रिसर्चर था, जो साइंटिस्ट था, उसका भी होना इसमें ज़रूरी था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी में हम जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को बेसिकली स्टडी कर रहे होते हैं। अब रोबोटिक्स आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ में या फिर सोशल मीडिया पर कि अक्सर जगहों पे जो है रोबोटिक्स काम कर रहे होते हैं, रोबोट काम कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, कस्टमर के साथ जो है वो इंसानों की तरह जो है वो डील करते हैं। तो बेसिकली क्या है, साइकोलॉजी की बेस पे है, साइकोलॉजिस्ट आए वहाँ पर, उन्होंने बताया कि ह्यूमन जो है वो इस तरह से बिहेव करते हैं, तो आपने रोबोट बनाते हुए जो है ना, इंजीनियर्स को बताया कि आपने रोबोट बनाते हुए ये चीज़ें बीच में ऐड करनी है लाजमी। तो इस तरह साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, मैथ्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेस, इन सब ने मिलकर जो है वो रोबोटिक्स और एआई पर जो है वो काम किया। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अब स्पेस का मतलब होता है खला,
और एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज लगाना, तलाश करना, ठीक है। यानी कि अब ये हमारी अर्थ थी, हम पहले इसमें रहते थे आराम से, हमें कोई नहीं पता था कि अर्थ से बाहर क्या हो रहा है। फिर बाद में इन्होंने सोचा हमें देखना चाहिए कि इसके बाहर क्या मौजूद है। जब ये बाहर गए तो इन्होंने जो चीज़ देखी उसको इन्होंने स्पेस का नाम दे दिया, ठीक है, खला का नाम दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमें ये भी जो है वो सोचना चाहिए कि इस खला में क्या क्या और चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर इन्होंने तलाश करना शुरू किया कि और क्या क्या चीज़ें हमारी स्पेस में मौजूद हैं। एक तो अर्थ मौजूद है, ठीक है, जिसमें हम रह रहे हैं, इसके अलावा क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो इसको उन्होंने फिर नाम दे दिया इस फील्ड को स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी कि हम अब तलाश करने जा रहे हैं कि स्पेस में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने बताया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तंजीम को कह लें या अदारे को कह लें। 2 का इन्होंने बताया हुआ है। एक है नासा जो कि बहुत ही फेमस है, आपने मुख्तलिफ मूवीज़ में या फिर जो है टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल पे आपने सुना ही होगा इसका नाम लाजमी। दूसरा हमारे पास है ISS, ठीक है। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन पर काम करती हैं। अब इनमें कौन कौन सी फील्ड से जो है वो लोग आए थे जिन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो है वो हेल्प की। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एस्ट्रोफिज़िक्स। फिज़िक्स हमने पहले पढ़ी थी बायोफिज़िक्स, याद है आपको। और एस्ट्रो का मतलब जहाँ से पे भी आ जाए वो स्पेस से ही मुतल्लिक होगा। अब फिज़िक्स का स्पेस में क्या ताल्लुक़ है। हमने कहा था बायोफिज़िक्स में कि हम लीवर जो है ना, जो क्या करता था, वेट उठा के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा था। हमने कहा था हम उसको समझते हैं, वो फिज़िक्स की एक जो है ना, फिज़िक्स में यूज़ होता है लीवर। अब हमने कहा था हम लीवर को जो है समझते हुए उसको अपनी एग्जांपल के तौर पे रखते हुए हम समझते हैं कि हमारे बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स किस तरह से मिलके काम करते हैं और हमें मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह फिज़िक्स जो है ना, उसने जो है वो बताया कि स्पेस में किस तरह से काम हो रहा है, स्पेस में किस तरह से जो है ना मूवमेंट्स हो रही हैं या फिर कोई भी और चीज़ जो है वो किस तरह से वर्क कर रही है। दूसरे हमारे पास आते हैं प्लेनेटरी, ठीक है, प्लेनेटरी साइंसेस। अब जब हम स्पेस में गए तो हमें पता चला वहाँ पर और भी प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिस तरह अर्थ मौजूद है और भी प्लैनेट्स मौजूद हैं। जिस तरह के हमारे पास जो है वो जुपिटर हो गया है, मार्स हो गया है, नेपच्यून हो गया है, वीनस, ये सारे क्या हैं, ये प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो प्लेनेटरी साइंसेस का भी जो वो साइंटिस्ट था उसका होना भी ज़रूरी था ताकि वो जाके देख सके कि उन प्लैनेट्स पे किस तरह से जो है वो ज़िंदगी है भी या नहीं, और वो प्लैनेट्स जो है वो किस तरह से जो है वो स्पेस में रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आती है वो है इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग। अब जिस स्पेस क्राफ्ट में ये लोग बैठ के जो है वो स्पेस में गए हैं वो इंजीनियर ने ही बनाया है, वो किसी इंजीनियर ने बनाया है। अब वहाँ पर जो है इन्होंने अपने रहने का भी इंतज़ाम किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं स्पेस स्टेशन। ये वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर रहकर जो है वो काम करते हैं। तो उस स्पेस स्टेशन को बनाने वाले भी इंजीनियर्स थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इसमें आती है वो है बायो, मैं इधर लिख देती हूँ, बायोलॉजी एंड मेडिसिन, ठीक है। अब बायोलॉजी और मेडिसिन का स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या काम है, अब मैं इसकी आपको एग्जांपल समझाती हूँ कि क्या होता है। ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल है, ये हमारी खून की नाली है। इसमें क्या होता है, एक प्रेशर बाहर को लग रहा होता है, यानी कि वो जो हमारे अंदर खून होता है ना हमारी नालियों के अंदर, वो उसको कह रहा होता है कि यार बाहर निकलो यहाँ से। और एक प्रेशर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ लग रहा होता है, बाहर से कोई लगा रहा होता है, कह रहा है कि नहीं नहीं तुम अंदर ही रहो। वो खून को कह रहा होता है कि नहीं तुम इस नाली के अंदर ही रहो, और एक अंदर से प्रेशर हो रहा होता है, वो खून को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। ये एक नॉर्मल इंसान में जो कि अर्थ में रहता है, इस ज़मीन पे रह रहा है, उसके अंदर ये मैकेनिज़्म चल रहा होता है। अब जब स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में क्या होता है कि जो बाहर वाली फोर्स है ना वो नहीं होती, ठीक है, बाहर से कोई बंदा नहीं होता फोर्स लगाने वाला। तो क्या होता है, ये हमारी ब्लड वेसल है, बाहर वाला बंदा तो मौजूद ही नहीं है जो खून को कहे कि तुम अंदर रहो, लेकिन अंदर वाला जो प्रेशर है वो तो मौजूद है ना। वो क्या कहता है, वो ब्लड को बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब आपने देखा होगा मूवीज़ में
कि जब वो स्पेस में जाते हैं तो उन्होंने एक स्पेशल किस्म का सूट पहना होता है, ठीक है। वो क्यों पहनते हैं, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि अगर वो ना पहने सूट तो क्या हो, बाहर वाला तो प्रेशर है नहीं, अंदर वाला प्रेशर जो है वो खून को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है, जो हमारी खून की नालियाँ हैं वो फट जाएंगी, जिससे क्या होगा, फौरी तौर पे जो है वो इंसान की मौत हो जाएगी। इसलिए वो स्पेशल किस्म का वो सूट पहन के जाते हैं जो कि प्रेशर को मेंटेन रखता है। तो ये किसने हमें बताया? ये बायोलॉजी ने हमें बताया कि यार इस तरह से भी हो सकता है। अब मेडिसिन का क्या ताल्लुक है वहाँ पर? अब वहाँ पर जो है स्पेस में इंसान जो है जाकर जो है वो काम कर रहे हैं, स्पेस को एक्सप्लोर करने पर जो है वो वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर इंसान रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो बीमार भी हो सकते हैं। तो इसलिए मेडिसिन जो है, मेडिसिन की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इस तरह से जो है वो इंजीनियरिंग, बायो एंड मेडिसिन, एस्ट्रोफिज़िक्स, प्लेनेटरी साइंसेज, ये सब मिलके जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम करते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो साइंटिफिक मेथड जो है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।